नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह सामान्य हिंदी का हमारा 60 पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो सीटेट परीक्षा के लिए, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए और वर्ग 3 के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न है आज का, संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द बताना है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द क्या है? तो चारों विकल्प में संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? आत्मिक शब्द जो है यह संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द है। डी ऑप्शन हमारे पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 2। अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। अहोरात्र शब्द है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? अहन धन रात्रि बराबर अहोरात्र। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें बताना है कि निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सीताराम। तो देखिए यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, इस कारण से इस शब्द में द्वंद्व समास रहेगा। ऑप्शन सी में देखिए लाभ हानि, दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर भी द्वंद्व समास रहेगा। ऑप्शन डी में देखिए भाई बहन, दोनों पद प्रधान है, इस कारण से यहाँ पर भी द्वंद्व समास रहेगा। इसलिए इस प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परशुराम शब्द जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर हमें 4 वाक्य दे रखे हैं और उन चारों वाक्य में से बताना है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है बालक पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन बी है सोहन जयपुर गया है। ऑप्शन सी है किसान दिन रात मेहनत करता है और ऑप्शन डी है हम नाक से सांस लेते हैं। तो इन चारों वाक्य में से करण कारक का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर नाक से सांस लेते हैं, इस कारण से ऑप्शन डी जो वाक्य है हम नाक से सांस लेते हैं, इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर हमें वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ऐसा शब्द बताना है। ऑप्शन ए है विहग, ऑप्शन बी है विज्ञान, सी है विख्यात, डी है विशुद्ध। तो देखिए विशुद्ध में वी उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन सी में विख्यात शब्द में उपसर्ग वी लगा हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए विज्ञान शब्द में ज्ञान के आगे वी उपसर्ग लगा है, लेकिन विहग शब्द में वी उपसर्ग नहीं लगा है। इस कारण से हमारे प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द क्या बन सकता है? प्रतीक्षाशाली, तो ये ऐसा कोई शब्द नहीं है। प्रतीक्षारत, तो यह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द क्या बन सकता है? प्रतीक्षारत बन सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ताम्र का तद्भव क्या है? ताम्र शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? चांदी होगा, सोना होगा, तांबा होगा या फिर पीतल होगा? तो साथियों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ताम्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द बताना है। हमारे पास शब्द दे रखा है तीक्ष्ण और इस तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तेज होगा, नहीं होगा, तरल होगा, नहीं होगा, तीक्ष्ण होगा, नहीं होगा। तो साथियों तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कुंठित हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। गिरि का पर्यायवाची शब्द बताना है। गिरि शब्द का
पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वृक्ष होगा, शिव होगा, पर्वत होगा या फिर समुद्र होगा। तो साथियों गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द पर्वत हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? यहाँ पर हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से कौन सा चिन्ह अल्प विराम चिन्ह है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको अल्प विराम चिन्ह का दिख रहा है? तो सी ऑप्शन में जो चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह, यह अल्प विराम का चिन्ह है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा वाक्य में क्रिया है, नाम धातु है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या सर्वकालिक क्रिया है। तो साथियों मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, ये जो वाक्य हमें दे रखा है, नहाने के बाद क्या करूंगा? नाश्ता करूंगा। एक काम जैसे ही खत्म हो रहा है तुरंत दूसरा कार्य जहां पर किया जाता है वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, इसके लिए एक शब्द बताना है। किसके लिए? एक शब्द क्या रहेगा? विनिमय रहेगा, वितरण रहेगा, प्रतिदान रहेगा या फिर विक्रय रहेगा। तो साथियों आप सभी को पता है कि एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, यह विनिमय कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13 है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। हमें यहाँ पर व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य बताना है। विकल्प ए है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, बी है भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, सी है व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना और डी है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों शब्दों में से बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है, ये प्रश्न परीक्षा में लगभग 3 से 4 बार आ गया होगा। तो शुद्ध वर्तनी का चयन वाला ये शब्द जो होगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका उज्जवल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा है, फूले न समाना। फूले न समाना इस मुहावरे का अर्थ है। फूले न समाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत फूलकर मोटा होना, ये इसका अर्थ नहीं है। ऑप्शन बी है जगह कम होना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ नहीं होगा। सी है सामान का फूल जाना, ये भी इस फूले न समाने का मुहावरे का अर्थ नहीं होगा। तो फूले न समाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। यह सामान्य हिंदी का कौन सा पार्ट था? पार्ट नंबर 60 था। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप बाकी पार्ट देखकर सामान्य हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप आज के इस वीडियो में हमने जो 15 प्रश्न कराए हैं, इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये पीडीएफ शेयर की जाएगी, तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर 8827302459 पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो ऐसे नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।